दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सोशल साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए तो हम लोग देखें कि यूरोप में राष्ट्रवाद, अब लोग बहुत सुनते हैं जो राष्ट्रवाद के बारे में। आज हम लोग राष्ट्रवाद को थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवाद की अगर परिभाषा देख लें तो कहा गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का संचार करता है। मतलब राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, क्या है? राष्ट्रवाद उस तरह का क्रियाकलाप है, उस तरह की भावनात्मक विचारधारा है जो लोगों के अंदर जो है एकता का संचार करने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को तोड़ने का काम नहीं करती है। चलिए थोड़ा सा देखें कि जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण है वो कहाँ से होता है। तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण होता है यूरोप में, और यूरोप में भी कब? ये पुनर्जागरण काल में जो है इनका बीजारोपण हो चुका था। किसका? राष्ट्र, मतलब लोगों के अंदर अपने अपने लोग अपने क्षेत्र के प्रति जो है जो एकता का जो भावना है वो दृष्टिगोचर होने लगा था। सबसे पहले कहाँ? ये पुनर्जागरण काल में ही। उसके बाद राष्ट्रवाद का जो उन्नत प्रकटीकरण है, मतलब उन्नत रूप जो हमको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमको फ्रांसीसी क्रांति में, जो हुई कब? 1789 की यह घटना है। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया हमको? फ्रांसीसी क्रांति ने हमको दिया स्वतंत्रता, हमको दिया समानता और हमको दिया बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा, भाईचारा मतलब जो है एकता। तो स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और बंधुत्व की भावना अगर ये आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो आपके अंदर एकता आएगी, और आपके अंदर जब एकता आएगी, आप जब अपने देश को एक समझने लगेंगे तो उस स्थिति में आपके अंदर जो है राष्ट्रवाद का जो विकास होना जो है लाजमी है, स्वाभाविक है। उसके बाद जो है ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का आक्रामक रूप जो है जिसको उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, ये हमको देखने को कहाँ मिलता है? ये 19वीं सदी में खासतौर से जर्मनी और इटली में इस चीज़ को देखने को मिलता है, और उसके बाद इसका प्रसार और जगह पर होता है। राष्ट्र राज्य का जो राष्ट्र या राज्य का अंग क्या क्या है, और हम अगर राष्ट्र को समझ गए, तो निश्चित तौर पे जो है राष्ट्रवाद को समझने में बड़ी जो है मदद मिलेगी। तो आज जो है हम प्रयास के छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने का, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो है राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, नेपोलियन उसका प्रसार कैसे करते हैं, उसके बाद जो है और देशों में वो कैसे फलता है, कैसे फिर जो है उग्र राष्ट्रवाद आता है, और कैसे फिर जो है उनका दुनिया में प्रसार, कैसे उनका भारत में प्रसार, कैसे उनका इंडो चाइना में प्रसार। तो इस राष्ट्र को समझना पहले जरूरी है, और अगर आप राष्ट्र समझ गए तो आप राष्ट्रवाद को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलिए, ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र या राज्य जो है चार चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले चाहिए भूभाग। ए भाई देखो कि हवा में कोई जो है लटका हुआ जो है राज्य दिखाई नहीं पड़ेगा, जो भी रहेगा वो धरातल भी रहेगा। तो इसके लिए क्या है कि भूभाग जो है जरूरी है। ठीक है, भूभाग हो गया आपके पास। अब भूभाग हो गया और मान के चलिए आपके पास कोई जनसंख्या ही नहीं है, तो एकता किस में कायम करेंगे जरा बताइए। तो भूभाग के साथ साथ जो है जनसंख्या बहुत जरूरी है, और लेकिन ये जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? अब देखिए एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, ये जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? क्या ये जनसंख्या बिखरी हुई होनी चाहिए? क्या ये जनसंख्या बिखरी हुई? आप बोलेंगे नहीं बिखरी। तो जनसंख्या किस तरह का? उस तरह की जनसंख्या जिसमें एकता का जो है ये निवास करता हो। अगर इस तरह की जनसंख्या है तो हम कहेंगे कि ये भाई ये जनसंख्या क्या है, इनमें जो है ये राष्ट्रवाद का विकास है, ये पूरे क्षेत्र को अपना समझने का जो चीज है, इस तरह की जनसंख्या। तो बिखरी हुई जनसंख्या नहीं, एकीकृत जनसंख्या, उस तरह की जनसंख्या को हम जो है ये राष्ट्र का अंग कहेंगे। उसके बाद है सरकार। उसके बाद सरकार जरूरी चीज है। अब जैसे देखिए एक चीज है कि सरकार
ये जरूरी है। बिना सरकार का क्या होंगे, आप अनियंत्रित हो जाएंगे, बिना नियम कानून का चलेंगे और जिसके मर्जी जो आएगा वो करेगा। तो उस स्थिति में भी हम राष्ट्र जो है नहीं कर सकते। तो सरकार भी बड़ा जरूरी है लोगों के ऊपर जो है नियंत्रण रखने के लिए। चलिए, उसके बाद है संप्रभुता। चलिए, ये संप्रभुता क्या चीज है, जरा समझिए इस चीज को। कि मान के चलिए आपके पास जो है ये भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है। अब जैसे देखिए कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास, हमारे देश के पास ये भूभाग था कि नहीं? यस, ये भूभाग था। जनसंख्या थी कि नहीं? जनसंख्या थी। आपको बताएं भाई साहब कि भगवान की दया से हमारे पास जनसंख्या की कभी कोई कमी नहीं रही है, उम्मीद करते हैं आगे भी रहने वाली नहीं है। सरकार थी कि नहीं? सरकार भी थी, लेकिन किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। और संप्रभुता वह चीज है, संप्रभुता वह चीज है जो सरकार को, देश की बनी हुई लोकप्रिय सरकार को आंतरिक, ये देखिए, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के निर्णय लेने के लिए जो है ये सक्षम हो। अगर आपके पास संप्रभुता नहीं है, हमारे पास सारी चीज थी, यही संप्रभुता नहीं थी, इसलिए हम उस समय जो है राष्ट्र नहीं थे। आज के डेट में हम क्या हैं? राष्ट्र हैं। तो चलिए, तो अब अगर हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो राष्ट्रवाद में क्या होगा? इसी चीज को, ये भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इसी चीज को जो है, इसी चीज को एकीकृत करने का, इसी चीज को बनाने का जो हम प्रयास करेंगे। अब जैसे देखिए कैसे, मान के चलिए ये भूभाग है, लेकिन वो भूभाग जो है, वो भूभाग जो बिखरी हुई है, ये बिखरी हुई है, ठीक है। ये कर्नाटक अलग है, केरल अलग है। आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर जो है सैकड़ों जो राज्य थे, और जब अंग्रेज आए थे उससे पहले और जो हजारों राज्य थे हमारे यहाँ पर, वो बिखरी हुई थे। उनके अंदर जो भारत को भारत समझने का जो है ये सोच ही नहीं था। वो सोच ही नहीं सकते कि पूरा का पूरा जो है भारत वो मेरा, ऐसा सोच ही नहीं था। तो क्या ये जो, तो हम क्या करेंगे, जब राष्ट्रवादी भावना हमारे अंदर आएगी तो हम ये छोटे से टुकड़े को, सिर्फ और सिर्फ यूपी को, सिर्फ और सिर्फ बिहार को, सिर्फ और सिर्फ झारखंड को अपना भूभाग नहीं समझेंगे, बल्कि पूरा का पूरा जो भारत है वो हमारा भाग होगा। तो ये हमारा भूभाग। जनसंख्या हम लोग देख चुके हैं। जनसंख्या कैसी चाहिए? एकीकृत जनसंख्या। और एकीकृत जनसंख्या जिसमें जो है राष्ट्रवाद की भावना तब होगी, एकीकृत जनसंख्या जिसमें कि भाईचारे का बोध होगा, जो पूरे देश को, देश के लोगों को अपना समझेगा। वो जो है जोड़ने की बात करेंगे, वो तोड़ने की बात नहीं करेंगे। तो जो है यहाँ पर जो है एकीकृत जनसंख्या। और सरकार कैसी होगी? हमारी सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। और संप्रभुता की हमारी सरकार जो है किसी भी। तो हम अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, यूरोप में जब हम राष्ट्रवाद को देखेंगे, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को हम देखेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि जहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, वहाँ के लोगों ने ये भूभाग, ये जनसंख्या, ये प्राप्त करने के लिए किस तरह का प्रयास किया, और लोगों में किस तरह का एकता लाने के लिए जो है वो उन्होंने उनको जागरूक करने का प्रयास किया। ये चीज़ हम देखेंगे यूरोप में। उसके बाद फिर जो कैसे उसका प्रसार हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद को। ये उग्र राष्ट्रवाद क्या है? उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का जो है ये विकृत रूप उसको कह सकते हैं। विकृत रूप इसलिए कि उग्र राष्ट्रवादी है वो ये चीज कहता है कि हमारा राष्ट्र अच्छा, तुम्हारा राष्ट्र खराब। एक उदाहरण लेते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा में जब हमारे जो है सन्नी देओल साहब जाते हैं पाकिस्तान, उनको कहा जाता है कि कहिए कि जो है पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन फिर जब उनको कहने के लिए कहा जाता है कि जो है कहो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तब वो क्या करते हैं? वो फिर तो चापाकल ही उखाड़ लेते हैं। क्या मतलब है कि इसमें अपने चीज को अच्छा कहना, दूसरे चीज को गलत कहना, दूसरे चीज को खराब कहना जो है ये क्या है? ये उग्र राष्ट्रवाद है। अगर हम जो है ये देहाती भाषा में, अपने भाषा में ये चीज कहें तो ये चीज हुआ कि हमरी माय अच्छा और तुमरी माय खराब। ये क्या हुआ? ये हुआ उग्र राष्ट्रवाद। हमारी माँ अच्छा, मेरी माँ अच्छी, तुम्हारी माँ भी अच्छी। ये क्या हुआ? ये हुआ राष्ट्रवाद। अब मेरी माँ अच्छी, तुम्हारी माँ खराब। ये क्या हुआ? ये हुआ उग्र राष्ट्रवाद। और इस उग्र राष्ट्रवाद में हम लोग देखेंगे बाद में चलकर कि दुनिया को कैसे जो है विश्व युद्ध में झोंक देता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे रहो, बिहार बोर्ड के बच्चे रहो, झारखंड बोर्ड के बच्चे रहे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रहे, या उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे रहे, किसी भी बोर्ड के बच्चे रहे, उन तक ये वीडियो जो है पहुंचाइए, लाभदायक होगा।
थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।